खास खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रभात। यमुना जल समझौता हुआ है। 32 साल के बाद धरातल पर यह परियोजना उतरती हुई नजर आ रही है कि राजस्थान और हरियाणा के बीच पानी के बंटवारे को लेकर आखिरकार कुछ न कुछ पुख्ता हुआ है। बीजेपी इसका श्रेय ले रही है क्योंकि 32 साल के बाद उनका कहना है कि आखिरकार सरकारों की जो भी मकड़जाल होते थे, सरकारें आती थी लेकिन उन पर कोई काम नहीं करती थी, सिर्फ घोषणाएं होती थी, बातें होती थी। लेकिन अब जाकर हमारी सरकार ने जो कहा वो किया और 2 साल जब से बीजेपी सरकार यहाँ पर राजस्थान में बनी है, भजनलाल शर्मा इस चीज को प्राथमिकता में लेते रखे हैं। उन्होंने कहा है कि मैं पहले दिन से इसको लेकर काम कर रहा था और उसकी परिणति के तौर पर एमओए पर साइन हो चुके हैं। लेकिन कांग्रेस वहीं इस बात पर कह रही है कि अभी जल आया नहीं है। एमओए की शर्तें क्या है, उनका जब विश्लेषण किया जाएगा तो पता चलेगा कि हमें इसके लिए आखिर क्या चुकाना पड़ रहा है। तो क्या जल को लेकर ये जल्जला ठीक है? अगर हो रहा है तो क्या इसमें आगे किसी तरह के संशोधन की गुंजाइश कांग्रेस की तरफ से नजर आती है? कांग्रेस क्या इसमें कुछ सलाह देना चाहेगी? बीजेपी इसको लेकर क्या कहती है कि कितने दिनों में जमीन पर उतरेगी और शेखावाटी और उसके आसपास के इलाकों को गलातर करने में ये मदद करेगी? बात करेंगे इसी को लेकर। विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा जी इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। कांग्रेस से हमारे साथ यशवर्धन सिंह जी जुड़े हुए हैं और बीजेपी से हमारे साथ सूरज सोनी जी इस चर्चा का हिस्सा बने हुए हैं। श्याम जी, सबसे पहले आपके पास आना जरूरी है। देखिए, सियासत हर मुद्दे पर होती है, लेकिन 32 साल का इंतजार कांग्रेस कह रही है कि 32 साल का बीजेपी कह रही है कि हमने 32 साल का सूखा खत्म किया है। कांग्रेस का ये कहना है कि एमओए हुआ है, लेकिन उसकी शर्तें क्या हैं? इसके लिए हमें असल में उसमें कितना पानी मिलेगा? 10% ही मिलेगा, 20% मिलेगा, पहले दूसरे की प्यास बुझेगी उसके बाद हमें मिलेगा? इन चीजों का स्पष्टीकरण होना जरूरी है। आप इसको किस नजरिए से देखते हैं, जो समझौता हुआ और उस पर हो रही राजनीति को? ये समझौते के लिए तो बधाई दी जानी चाहिए मुख्यमंत्री और बीजेपी को, लेकिन ये समझौता धरातल पर कब उतरेगा ये बात सही है कि कांग्रेस सवाल पूछने का अधिकार रखती, पूछना भी चाहिए। अब ये भी बात सही कि 34,102 करोड़ रुपए की लागत आएगी, तो इस लागत को अगर राज्य सरकार भुगतेगी तो मेरे को लगता है सपना नजर आएगा। अगर केंद्र सरकार इसमें 90% दे देती है तो इस धरातल को उतरने में संभव हो पाएगा। 50% जो भी देगी, क्योंकि राशि बड़ी है और 3 जिलों को पानी देने की बात देखिए 1994 से चल रही है। 1994 में जो हमको अधिकार मिलना चाहिए था वही अधिकार देने का प्रावधान सहमति होती है। उसके बाद अब ये आप देखिएगा गृह मंत्री जी, सहकारिता मंत्री जी और केंद्रीय जल संसाधन मंत्री की मौजूदगी में हमने फाइनलाइज कर लिया हरियाणा के साथ। ये बात सही क्या हथनी कुंड बैराज से भूमिगत आएगा और 295 किलोमीटर पाइपलाइन के माध्यम से पानी आएगा, जैसे बीसलपुर से आ रहा है। अब निश्चित तौर पर देखिएगा, सपना अच्छा है, सपने में देखने में कोई बुराई नहीं है और सपने को साकार करने के लिए जिस प्रकार से एमओए हुआ है, ये भी बधाई की बात है। यशवर्धन जी भी कहेंगे कि है अच्छी बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये भी पानी पीने वालों में से इनका भी परिवार वहां रहता है जहाँ पानी आएगा। पानी तो निश्चित रूप से वहां पर नहीं है, ये बात चिंता का विषय शुरू से है। यमुना जल समझौते को लेकर के खट्टर साहब नहीं थे पक्ष में, उन्होंने नहीं किया। और ये भी बात है कि कांग्रेस ने हरियाणा के चुनाव के दौरान कहा कि हम इस समझौते को नहीं होने देंगे लागू, ये घोषणा भी की थी यशवर्धन जी की पार्टी ने जब चुनाव लड़ा था। अब आप किस आधार पर उसका विरोध कर रहे हो, मुझे नहीं पता क्यों विरोध कर रहे हो। विरोध नहीं करना चाहिए, बल्कि ये होना चाहिए कि जिस प्रकार से कि राजस्थान हरियाणा यमुना वाटर एसपीवी का गठन शीघ्र हो जाए, भूमि अधिग्रहण आएगा, भूमि अधिग्रहण भी हो जाए, क्योंकि पाइपलाइन तो अंडरग्राउंड आएगी लेकिन फिर भी भूमि अधिग्रहण, और हमको ज्यादा से ज्यादा हरियाणा में भूमि अधिग्रहण करना पड़ेगा, तो हरियाणा के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वही करेंगे जो कुछ करना होगा, हम निगरानी रखने की बात करेंगे। हाँ, ये बात सही कि दो प्रदेशों के बीच में, केंद्र बीच में आकर के समझौता करा रहा है और धरातल पे उतारने की बात कर रहा है। और मैं प्रधानमंत्री जी जब 4 तारीख को आ रहे हैं, वो सुखद घोषणा करके जाए कि केंद्र इसमें 50% या 90% जो भी देना चाहे, अगर वो घोषणा करते हैं तो इसको धरातल पे उतार पाने में सक्षम होंगे। जिस प्रकार के मेट्रो की बात कही है कि हम देंगे, और ईआरसीपी का राम जल सेतु में 90% देने की बात हुई है। तो इसी प्रकार से इस यमुना जल समझौते को लागू करने के लिए जो पैसे की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कि ये चीज तीनों जिलों में पानी आ सकेगा। आना 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 तो संभव है, कोई दिक्कत नहीं, अगर पैसा टाइमली हो जाएगा और टेंडर टाइमली हो जाएंगे, सारी बातें होंगी,
तो पानी तो आ सकता है। जिस प्रकार से अभी राम जल सेतु को सपना देख रहे थे, सपना धरातल पे उतर रहा है। अब देखिए टाइम तो लगेगा, अब टाइम की निश्चित रूप से अब ये टाइमिंग बीइंग पे काम हो जाता है तो उसकी कॉस्ट 32,000 34,102 करोड़ होगी। ली तो फिर जिस प्रकार रिफाइनरी में 80,000 करोड़ होगी, तो इस प्रकार से कीमत बढ़े नहीं, समय पर रहते हुए काम हो जाए। तो आज मुख्यमंत्री जी का दूसरी बार जश्न हुआ है। इस पहले MOU करने पे जश्न हुआ था, अब MOA पे जश्न हुआ है। जश्न की इतनी बड़ी बात करना, पता नहीं आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से सूरज जी भी बताएंगे कि वो क्या क्या महत्व रखता है कि इतना बड़ा जश्न हम जयपुर में मना रहे हैं, जबकि सीकर चूरू और देखिएगा कि झुंझुनू में ये जश्न होना चाहिए था। वहां मुख्यमंत्री जी को जाकर के भागीरथी का जो भी डिग्री देना चाहिए दे, कोई दिक्कत नहीं हो जाए। लेकिन जिस प्रकार से आज मैंने देखा कि जयपुर एयरपोर्ट अगर वहां होता तो वहां स्वागत हो जाता। देखिए नहीं, भाजपा ने बाकायदा एक दिन पहले प्रोग्राम डिसाइड किया कि मुख्यमंत्री जी आएंगे, तो उनको ये जताना है प्रधानमंत्री जी आने से पहले कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, हम सब उत्सुक है, हम भी उत्सुक है। हम जयवर्धन जी को भी उत्सुकता दिखानी चाहिए कि प्रधानमंत्री जी ये घोषणा करके चली जाए कि 50% मिलेगा या 90% मिलेगा, तो हमारी ये योजना कामयाब हो जाएगी। कामयाबी में के लिए हम सबको शुभकामना भी देनी चाहिए और आने वाले को देखिएगा ये भी बात माननी चाहिए कि हमको नेगेटिव नहीं रहना चाहिए, पॉजिटिव तरीके से सोचना चाहिए, क्योंकि योजना तो अच्छी है। जब नर्मदा का पानी आए तो बेरू सिंह जी बताते कि वो अभी तो प्रधानमंत्री जी पहले मुख्यमंत्री हुआ करते थे, वहां जाकर के धन्यवाद देके आए थे। तो निश्चित रूप से जिस प्रकार का माहौल राजस्थान के परिवर्तन में और औद्योगिक विकास के लिए जरूरी है, अगर ये धरातल पे उतरती है योजना, तो निश्चित तौर पर एक अच्छा परिदृश्य चूरू, झुंझुनू और सीकर में जो देखा जा रहा है वो सच्चाई के लिए बदलने के में काफी मददगार साबित होगा। आपने बिल्कुल सही कहा, ये सिर्फ पानी की मांग नहीं है, पानी जब जहां पर पहुंचता है तो दूसरे संसाधन भी धीरे धीरे डेवलप होते हैं, लोग वहां पर रुकना शुरू कर देते हैं। हमारे साथ यशवर्धन जी देखिए, पानी को लेकर ये बात सही है, कोई अगर कुछ अच्छा काम हो रहा है तो उसकी बढ़ाई भी होनी चाहिए। आपको इसमें, क्योंकि कांग्रेस का जो बयान है उनका कहना है कि अभी धरातल पर उतरे तो आए तो समय लेगा, लेकिन क्या आपको अभी भी लगता है कि इसमें किसी तरह का कोई लूप होल है? क्या शर्तें हैं उनको लेकर आपको कोई आपत्ति है, या उनमें आपको लग रहा है कि ये वैसा नहीं है जैसा 1994 में सोचा गया था, उससे बिल्कुल इतर है? या फिर आपको लग रहा है कि इसमें पैसों को लेकर या फिर पानी के बंटवारे को लेकर या फिर समय सीमा को लेकर, जो मॉनसून के आसपास का जो समय बताया जा रहा है, पहले किसको मिले बाद में, आपको क्या कमी नजर आती है इसमें? थोड़ा समय हो तो मैं दर्शकों को पूरा ये समझौता बता भी देता हूं, क्योंकि मैं इसमें लिटिगेंट हूं PIL में। पिछले 9 साल से मैं हाईकोर्ट में हर पेशी में जाता हूं, आज भी उसकी पेशी थी। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि 94 में जब ये एग्रीमेंट हुआ तो ये राजनीति से ऊपर उठकर एग्रीमेंट हुआ। PV नरसिम्हा राव की साथ में सरकार थी, 5 राज्यों के बीच एग्रीमेंट हुआ, हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश। उनमें 2 राज्यों में बीजेपी की सरकार थी उस वक्त, 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी, एक में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। अब यमुना हिमाचल से चलती है, हरियाणा होते हुए दिल्ली को टच करते हुए और यूपी में चली जाती है। तो जब 94 में एग्रीमेंट हुआ तो ये 3 लोगों का मैं इसमें नाम लेना चाहता हूं जो कि राजस्थान के लिए बड़ा विजनरी थे। PV नरसिम्हा राव तो उस वक्त प्रधानमंत्री थे, तो ऑटोमेटिकली शेयर उनको जाता ही है। भैरव सिंह जी शेखावत उस वक्त राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। ये बड़ा, मैं फिर मानता हूं कि बड़ा असंभव सी बात थी कि 260 किलोमीटर दूर यमुना पड़ती है राजस्थान बॉर्डर से, फिर भी उसमें यमुना को इनकॉर्पोरेट किया गया। तो ये केंद्र सरकार का भी बड़ा दिल था और भैरव सिंह जी का आग्रह था, उनका विजन था, और शीश राम जी ओल्डा ने धरातल पर इसके लिए एक पूरा जनमत तैयार किया था कि भाई हमें नहर चाहिए। तो ये 3 लोग थे जिन्होंने इसको किया। अब चूंकि 260 किलोमीटर दूर थी, तो जब ये समझौता हुआ उसी दिन तय हो गया था हिमाचल को कितना पानी मिलेगा, हरियाणा को कितना मिलेगा, दिल्ली, राजस्थान को कितना मिलेगा, दिल्ली को, यूपी को। उन 4 स्टेट्स को उसी प्रोपोर्शन में पानी मिलना चालू हो गया। लेकिन हमारे पास कैनाल सिस्टम नहीं था, होते होते टाइम लगा। 98 से 2003 की जो गहलोत गवर्नमेंट थी उसमें हमारी कमला बेनीवाल जी उस वक्त उप मुख्यमंत्री थी, उनको हरियाणा से बातचीत के लिए भेजा गया। चौटाला साहब वहां मुख्यमंत्री थे। चौटाला साहब ने कहा कि आपका जो पानी है वो आपका हक है, हम उसके लिए मना नहीं कर रहे, लेकिन कैरियर सिस्टम आपको अपना बनाना पड़ेगा। फिर उस बात पर बात अटकी, फिर राजस्थान ने फिर से प्रपोजल भेजा कि आपके जो नहरें हैं उनको हम राजस्थान तक टच कर देते हैं, उसका जो भी पैसा लगेगा वो हम देंगे, और आपकी नहरों का रख रखाव भी हम कर देंगे। उस पर हरियाणा तैयार नहीं हुआ। फिर हरियाणा ने अगली सरकार में एक नई आपत्ति दर्ज कर दी कि 94 में तो पानी इतना था, अब कम हो गया। फिर से उसकी हाइड्रो
पूरी एक स्टडी हुई और ये कहा गया कि नहीं पानी पर्याप्त है। होते होते बहुत साल निकल गए, फिर वसुंधरा जी की गवर्नमेंट थी, फिर गहलोत साहब की, सबने पत्र व्यवहार किए कि साहब हमें पानी दीजिए। 2017 में मैंने पीआईएल दायर की। 2017 में जब पीआईएल दायर की तो उसमें ये कहा गया कि आप इसकी डीपीआर बनाइए, राज्य सरकार को आदेश हुआ। तो गडकरी जी ने जो मीटिंग की उसमें उन्होंने स्पष्ट उसकी नोटिंग में है कि इट इज ऑलमोस्ट आफ्टर 3 years दैट वी आर मीटिंग फॉर दिस इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट, वी शुड मीट मोर ऑफर। यानी हम 3 साल से इस पर कोई बैठक ही नहीं की, तो हमें बैठना चाहिए। और फिर डीपीआर एक बनाकर राज्य सरकार ने भेजी 20,000 करोड़ की। लेकिन जो ही सरकार बदली, केंद्र सरकार ने अपनी ही भाजपा सरकार की बनाई हुई डीपीआर को खारिज कर दिया। फिर से कोर्ट ने आदेश दिया, तो 12 जनवरी 2021 को गहलोत गवर्नमेंट ने 31,000 करोड़ की डीपीआर बनाकर भेज दी। 14,000 करोड़ फर्स्ट फेज, 17,000 करोड़ सेकंड फेज। अब हमारी आपत्ति 2-3 है। एक तो 5.5 साल पहले हमने डीपीआर बनाकर भेज दी, वो अंडरग्राउंड पाइपलाइन की डीपीआर थी। उसमें स्पष्ट था कि हमें परमानेंट लैंड एक्विजिशन नहीं करना पड़े, अंडरग्राउंड पाइपलाइन चली जाए, उसके ऊपर फिर से मिट्टी आ जाए, किसान अपनी खेती कर ले, खर्चा कम लगे। 31,000 करोड़ की डीपीआर थी। तो पहला तो हमारा प्रश्न ये है कि भाई 5.5 साल तक आपने उस डीपीआर का टेक्निकल एनालिसिस तक नहीं होने दिया, और जब सरकार बदल गई तब आपने नया डीपीआर बनाने का एक एमओयू कर लिया 17 फरवरी 2024 को। उसमें लिखवा दिया कि हम 4 महीने में नई डीपीआर बना देंगे। लेकिन उस एमओयू को सार्वजनिक नहीं किया जब तक कि लोकसभा चुनाव नहीं हो गए। ये जो आज जिस तरह के स्वागत हुए ना एयरपोर्ट पे और ये सारी चीजें, श्याम सुंदर जी कह रहे हैं शेखावटी क्यों नहीं जा रहे? शेखावटी को तो ऑलरेडी 2 मिल चुके। वहां तो उसी वक्त फरवरी 2024 में ही ऐसे पोस्टर लगाए, हर भाजपा नेता ने ये कर दिया, बस पानी तो 2-4 महीने में आने वाला है, इसलिए भी उधर नहीं जा रहे। तो हमने ये कहा कि आप एमओयू की कॉपी दीजिए ताकि हम एक इन्फॉर्म्ड तरीके से बात कर सके। लेकिन जब तक लोकसभा चुनाव नहीं हो गया तब तक एमओयू 2 पन्नों का एमओयू था केवल, उसको नहीं सार्वजनिक किया। जब एमओयू सामने आया तो उसमें 94 का जो एग्रीमेंट था उसमें प्रो राटा बेसिस पे पानी मिलेगा। प्रो राटा का मतलब होता है कि अगर पानी कम बरसा है, पानी कम आया है, तो सभी राज्यों को इन प्रोपोर्शन प्रोपोर्शनली, ठीक है, पानी पर्याप्त है, सबको जितना लिखा हुआ उतना मिल जाएगा। इन्होंने उस एमओयू में लिखवा दिया कि हरियाणा पहले 24,000 क्यूसेक पानी अपना काम में ले लेगा और उस बाद में बचेगा वो पानी राजस्थान को मिलेगा। पहली आपत्ति तो इस बात पे थी कि आपने 94 के एग्रीमेंट में कोई भी राज्य मालिक नहीं है। हिमाचल ये नहीं कह सकता कि मैं तो सारा पानी काम में लूंगा, बचेगा तो मैं हरियाणा को दूंगा, ऐसा नहीं है। तो आपने हरियाणा को मालिक बना दिया, ये हमारी आपत्ति थी। आज भी जो एमओयू हुआ है, आज कोर्ट में तारीख थी, हमारे वकील ने यही कहा, हमारे वकील है भरत जी सैनी, उन्होंने कहा कि साहब ये जो एमओयू हुआ है उसकी कॉपी तो कोर्ट के सामने प्रोड्यूस कीजिए ताकि कोर्ट उस पर देख सके इन्होंने क्या प्रगति रिपोर्ट की है। तो हमारी दूसरी आपत्ति है कि एमओयू को आप सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे? आप कर दीजिए, सारी चर्चाएं खत्म हो जाएंगी। तीसरी बात, जो राष्ट्रीय प्रोजेक्ट घोषित करने की बात है, राज्यसभा सांसद है घनश्याम जी तिवारी, वो शेखावटी आते हैं और अपने मन से बोल जाते हैं कि ये तो राष्ट्रीय प्रोजेक्ट घोषित हो गया। तो राज्यसभा सांसद के पास तो अथॉरिटी नहीं है, या तो मुख्यमंत्री जी बोले या जल संसाधन मंत्री जी बोले। या मैं आपके तीनों आपत्तियों का जवाब ले लेता हूं। अब मैं तीनों आपत्तियों का आपका जवाब लेता हूं। अब देखिए सूरज जी, ये बात मैंने जो भी कही थी शुरुआत में वही बात है कि जो आपत्तियां हैं कांग्रेस की वो सामने आना जरूरी है, क्योंकि जो भी बात अगर कांग्रेस भी विपक्ष भी कोई बात कह रहा है तो जाहिर तौर पर वो उनका उसमें कोई निजी हित तो जुड़ा हुआ है नहीं पार्टी का। जो भी बात होगी वो इस मुद्दे पर होगी कि जनता को इसका पूरा हक कैसे मिल सकता है, ज्यादा से ज्यादा हक कैसे मिल सकता है। तीनों आपत्तियां आपको इन्होंने बता दी। अब इन तीनों आपत्तियों में सबसे बड़ी बात यह है कि एमओए को सामने क्यों नहीं रखा जा रहा? देखिए, निश्चित तौर पर सबसे पहले तो आज ये अभिनंदन का दिन है और इसमें नॉन पॉलिटिकल रूप से इस चर्चा को आगे ले जाना चाहूंगा। और चूंकि जो कांग्रेस से हमारे मित्र है वो हमारे साथी रहे और शुरू से ये जल संवर्धन के लिए काम करते हैं, और ये बात सही है कि ये कोर्ट में भी लड़ रहे हैं यमुना के जल के लिए, 17 से चल रहे हैं और आज भी हाईकोर्ट जाकर के आए। तो ये तो खुद भी जल के महत्व को समझते हैं, क्योंकि खुद भी ये जो शेखावटी से रहने वाले हैं, तो ये वहां पे कितना अधिक महत्व इस जल का रहेगा इस विषय में कि काफी इनकी जो आवश्यकताएं भी है और उस क्षेत्र के लोगों की जो बर्निंग डिजायर है उसको उन्होंने बताया, अच्छी बात है। लेकिन मैं कहूंगा कि इसको गैर राजनीतिक रूप से, जैसा कि पेरू सिंह जी ने भी ये रखा था, प्रस्ताव भी रखा, और उसके बाद में जो उनके एफर्ट्स थे वो भी नॉन पॉलिटिकल रूप से उनकी मंशा ये थी कि राजस्थान को पानी मिले। चूरू जी, दूध सीकर, मैं चूरू जिले के अंदर पैदा हुआ, मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ पे जो जल है वो केवल जो पेयजल है वो बरसात का जो जल आता था उसको संचय करके कुंडों में और संयंत्रों के अंदर उसी को उपयोग करते थे, पूरा पादरा पानी को पी करके काम चलाते थे। और पादरा पानी के बाद में वही खारा पानी था जो आदमी पीते थे, उसके बाद में मवेशी पीते थे। हमने पूरे बचपन के अंदर उस कालखंड को देखा है, और न सिर्फ हमने बल्कि हमारे पड़ोस का जो गंगानगर है, बीकानेर है,
वो राजस्थान नहर है, उसका जल इंदिरा गांधी जिसको बाद में बोल दिया गया, उसके पेज फर्स्ट के बाद में थोड़ी स्थिति ठीक हुई, बाकी वहां भी जो है पानी के हालात बड़े खराब थे और विकट थे। तो ऐसी परिस्थितियों के अंदर जो पूरा पश्चिम राजस्थान जूझता है, उसके लिए निश्चित तौर पे खुशी की बात है। और आज जरूर ये नहीं हुआ है, लेकिन आप ये देखिए कि 24 से 26 के बीच में हरियाणा और राजस्थान के बीच में लगातार जो फोर्स बनी हुई थी, टास्क फोर्स बनी हुई थी, उनकी 8 नियमित बैठकें हुई है। उसके बाद में लोगों को, हरियाणा के लोगों को भी पूरी संतुष्टि मिले, राजस्थान के लोगों को भी संतुष्टि मिले, और इस जो शुभ प्रोजेक्ट है, इसके अंदर कोई अड़चन नहीं है पॉलिटिकल रूप से, या कोई नया आंदोलन खड़ा हो जाए, जन आंदोलन खड़े हो जाए, ऐसे कई बार होते हैं प्रादेशिक रूप से लेकर के, जैसा कि साउथ में भी चलता है। तो ऐसा नहीं हो जाए, इसलिए इसको अमली जामा फैलाने के लिए पिछले महीने भी जो है मई के अंदर 18 मई को एमओयू हुआ था, और उसके बाद में आज इसको जो है धरातल पे लाया गया कल। तो मैं समझता हूं कि सभी को स्वागत करना चाहिए, और लोग मन से स्वागत करते भी हैं, लेकिन राजनीतिक कर्मकांड भी कुछ चीज होती है, तो इसके लिए कांग्रेस के नेताओं के बयान भी आ रहे हैं। लेकिन मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये 1994 का जो अपर यमुना रिवर बोर्ड के अंदर समझौता हुआ था, बेरू सिंह जी थे उसके अंदर, उसके अंतर्गत ये काम आगे बढ़ा है सारा, और रूपरेखा वहीं से रखी गई है। तो 200 अच्छी बात ये कि 295.5 किलोमीटर की जो पाइपलाइन आ रही है, उसको आने से देखिए कि लोगों को पानी भी मिलेगा। साथ ही आप ये देखिए जो परिस्थिति तंत्र होता है, उसमें विशेष तौर पर मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि कई प्रकार के जो वहां पे पक्षियों की प्रजातियां होती है, उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, और लोगों को भूमि अधिग्रहण के अंदर और जो लंबा स्थान चाहिए उसको लेकर के कई आपत्तियां आ जाती है, लिटिगेशन के इश्यू बन जाते हैं। तो वो इसमें नहीं आएंगे। और जैसा कि बिशनपुर से जयपुर में जल आ रहा है, उसी तरीके से जो पाइपलाइन में आएगा 3.56 इनकी आपत्ति यही है कि एक बार एमओए सामने आ जाए तो ये तो पता चले नहीं कि भाई हम कितना, अगर इसके लिए कोई भुगतान किया जा रहा है तो कौन कर रहा है, कितना कर रहा है। अगर इनकी तरफ से कोई सुझाव ये तभी तो देंगे ना। आप इनसे सुझाव मांगते हैं कि इनकी बेहतरी के लिए सुझाव देने के लिए तैयार है, लेकिन एक बार इनको ये तो पता चले कि कितना हो चुका है और मुझे और क्या मांगना है, क्या कहा जाना चाहिए विपक्ष के तौर पर। तो एमओए सामने लाने को लेकर ये बात कह रहे हैं। देखिए, अब कोई वो बातें तो रही नहीं है कि ये जो है कागजी सिस्टम चलता है, सब चीजें ऑनलाइन होती है। तो आज नहीं तो कल ये खोल करके देख लेंगे, यस जी भी देख लेंगे, डोटासरा जी देख लेंगे, गहलोत जी भी देख लेंगे, तो सारी चीजें क्लियर होती है। और क्लियर होने के बाद में ही सारी सिस्टम जो है वो आगे अप्लाई होता है, काम करता है, टेंडर की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। तो इसमें कोई ये कोई मुद्दा ही नहीं है, ये तो कोई इशू ही नहीं है कि साहब इसमें कुछ छुपा के कर लिया। वो तो बाल कितने होते हैं, बार बार को हम बोलते हैं सैलून वाले को, तो वो सामने आ जाते हैं कटिंग होते ही। तो ये अच्छा काम हो गया है, इसका स्वागत करना चाहिए, और सभी दल मिलकर काम करेंगे तो मैं समझता हूँ इसमें कोई पॉलिटिकल अड़चन भी नहीं आएगी। और राजस्थान का बहुत बड़ा जो भूभाग है, उसके अंदर न सिर्फ लोगों को पेयजल मिलेगा, बल्कि वहां के क्षेत्र के अंदर जो अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, उसमें बड़ी विकट परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ता है। लोग वहां पे रहना नहीं चाहते हैं। और आप ये देखिए, पूरे शेखावटी से लोग निकल करके 200 वर्षों के अंदर पूरे भारत में जा बसे, उसमें बड़ा कारण पानी भी था। तो लोगों को ऐसे अवसर उपलब्ध होंगे न सिर्फ पानी के, बल्कि औद्योगिक क्षेत्र के भी। तो मैं समझता हूं कि लोग विकास होगा, क्षेत्र का विकास होगा। इसमें सबको नॉन पॉलिटिकल रूप से राजनीतिक अड़चन नहीं डालते हुए इसमें सहयोग करना चाहिए। ये मैं अपील करता हूँ कांग्रेस के लोगों से भी, और तमाम वे लोग जो इस तरीके से ये जो जल आया है इसमें वो प्रभावित भी होंगे, और लोगों के जो है हक जो है वो मिला है। तो निश्चित रूप से सबको मिलजुल करके और अपनी खुशियां जाहिर करनी चाहिए। बिल्कुल, देखो राजनीति करने का जो विषय होता है, राजनीति एक तो क्या है, इसकी जो परिभाषा है ना, कभी भी क्या इस पर राजनीति की जा रही है। मैं तो कह रहा हूँ राजनीति ही करने के लिए होता है, गलत राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति तो होनी चाहिए। खैर हमारे साथ श्याम जी, क्या लगता है आपको 1994 में जो कोशिशें शुरू हुई थी, बीच में सरकारें बदली, अलग अलग सरकारें रही, लेकिन अब तो मेरे ख्याल से देखिए केंद्र में बीजेपी की सरकार, दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार, क्या लगता है आपको, क्या अभी भी कोई पेच आपको नजर आ रहा है? क्योंकि जब एमओए सामने आएगा तो हो सकता है विपक्ष इसको लेकर किसी तरह की कोई आपत्तियां दर्ज करवाए, पानी की मांग को लेकर, खर्चे को लेकर। जैसा आपने भी बताया कि अगर 4 तारीख को प्रधानमंत्री की तरफ से कोई खर्चे को लेकर ब्यौरा पेश नहीं किया जाता, अपनी तरफ से कोई मंशा जाहिर नहीं की जाती है, तो पैसा कहां से आएगा? ये पैसा आना वापस इस मामले को थोड़ा सा फिर लिंगर ऑन करते। देखिए, निश्चित तौर पर आर्थिक स्थिति हमारी इतनी अच्छी नहीं है कि हम पर्याप्त रूप में पैसा दे सकें। अगर 90% केंद्र सरकार घोषित कर देती, चाहे भले राष्ट्रीय परियोजना घोषित ना करे, उसे दिक्कत नहीं है। अगर प्रधानमंत्री जी 4 तारीख को आके कह दे कि यमुना जल समझौता हुआ है
उसको मैं साकार करने के लिए 90% देने के लिए तैयार हूँ। तो फिर ये धरातल पे आने में यशवर्धन जी की पीआईएल लगी हुई है। अब इनको सार्थक रूप से परिणाम भी सामने आ जाएगा। इसका मतलब तो देखिए कि पीआईएल लगने का मतलब है कि हाईकोर्ट ने इसमें बहुत बार चीजें कही है हमने, और यशवर्धन जी ने 2-3 बार पहले भी इस पे डिस्कस किया है। देखिए योजना अच्छी है, योजना के लिए कोई बुराई नहीं कर रहा। उसकी कीमत बढ़ सकती है, घट सकती है, वो तो देखिए दोनों ही बातें हैं। लेकिन अगर निश्चित तौर पर आज जश्न बनाने का, जिस प्रकार सूरज जी कह रहे थे, जश्न बनाने की जरूरत आज तो नहीं पड़ती है। अब मुख्यमंत्री जी के हाथ में तो कुछ था ही नहीं। मुख्यमंत्री जी तो एक पार्ट थे वहां पर जाकर भी। अब देखिए केंद्रीय जल संसाधन मंत्री या अमित शाह बीच में हस्तक्षेप नहीं करते तो मुझे नहीं लगता कि हरियाणा बैठ करके आपके साथ में समझौता कर लेता। क्योंकि हरियाणा के लोग अब की निश्चित तौर पर देखिएगा, जिस प्रकार से सैनी जी हैं, अब वहां अगर ओम प्रकाश चौटाला जैसे होते तो कुछ न कुछ गड़बड़ होती, या भजनलाल जी होते तो गड़बड़ होने के चांस होते। लेकिन क्योंकि अब तो क्योंकि काबू वाले दोनों चीफ मिनिस्टर मिलने के कारण हमारे यहाँ MOA हो गया। अच्छी बात है, इसमें दिक्कत है कि उसमें देखिए ना तो यशवर्धन जी को भी दिक्कत है, ना सूरज जी को होनी चाहिए। क्योंकि इस इलाके में यदि खुशहाली आती है आने वाले समय में, तो निश्चित रूप से लोगों का वहां रहने का जो पलायन करने का जिस तरह से हुआ, देखिए निश्चित तौर पर पहले भी देखेगा कि वहां पर पानी की दिक्कत के कारण ही लोग बाहर जाकर के, देखिए अगर बिरला जी भी चले गए बाहर, क्यों चले गए? वो तो उसका कारण था कि पानी नहीं था। और आज कलकत्ता में जाके चले गए। अब आपके सामने कमल मुर्गार का आज तो नहीं है, लेकिन वो भी बड़े 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 इंडस्ट्री लोग जो कि इन तीनों जिलों में रहते हैं, वो आते हैं केवल अपने वार्षिक प्रोग्राम करने के लिए, जल मुंडन करने के लिए, या अपने देवी देवताओं को धोखने करने के लिए। तो निश्चित तौर पर जिस प्रकार का माहौल, प्लानी जैसा इंस्टीट्यूट और भी खड़े हो सकते हैं और बहुत सारी चीजें आ सकती है। तो हाँ, आज का दिन है तो बधाई देने वाला है, उसमें दो राय नहीं है। और क्योंकि हमारे साथ यशवर्धन जी तो वो व्यक्ति हैं जो कि वो लड़ रहे हैं। कब से लड़ रहे हैं? देखिए 2017 से पीआईएल दायर करने का ऐसा ही नहीं होता। कोई पीआईएल दायर करता है तो अगर गलत होती है तो कोर्ट उनके खिलाफ कारण के बता देता है। तो निश्चित रूप से मैं तो यशवर्धन जी को बधाई देना चाहता हूँ कि आपने भी जो किया सहयोग, और मुख्यमंत्री जी को इसलिए कि वो पार्ट आज उनके नेतृत्व में अगर हुआ है समझौता। हाँ, देखिए बीजेपी को सोशल मीडिया पर खुद को भी ये जताने का प्रयास करना भी चाहिए कि प्रधानमंत्री जी आकर के 4 तारीख को, अब जयपुर तो आने वाले हैं नहीं, पता नहीं एयरपोर्ट से अगर जोधपुर चले जाएंगे और जोधपुर के बाद बाड़मेर जाएंगे रिफाइनरी के लिए। अब हमारी तो वर्चुअली यहाँ पर होगा, बाड़मेर से ही कार्यक्रम मेट्रो का कार्यक्रम होगा। तो शिलान्यास हमको होगा। 50% देंगे या 90% देंगे, इसका फैसला हो जाए। क्योंकि इतना चलिए, बड़ा अमाउंट राजस्थान के पास है नहीं। है और नहीं फिर उनको हम पूरा। जश्न बनाने की स्थिति में कैसे आएंगे अगर अगले पैसा साल नहीं है? जब तो अगले साल जब देखिए, बजट आएगा तो उसमें जी जी हाँ, आप देखिए यशवर्धन जी नहीं कुछ है कहना जी। हमारी, नहीं देखिएगा जैसे इस प्रकार से राम जल सेतु योजना को लेकर के पहले जिस प्रकार ERCP थी, तो मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत कहते थे अगर हमारे साधन से करेंगे तो 52 तक जाएगा मामला। अब क्योंकि हम्म। केंद्र ने हमको पैसा दे दिया 90%, तो हम उसको 5 साल में कर पाने में सक्षम हो जाएंगे। तो इसी प्रकार जी से इस योजना में भी अगर हमको 50% नहीं 90% अगर पैसा मिल जाता है, तो जी राजस्थान का भाग्य उदय होगा। निश्चित तौर पे उस पर फिर बिल्कुल। बधाई देने की पात्र सूरज जी भी कहेंगे कि हाँ अच्छा है। तो आप कम से कम प्रधानमंत्री जी से कहला लो कि 90% केंद्र देगी। तो देखिएगा निश्चित तौर पे जो 3 विपक्ष जिले हैं विपक्ष विपक्ष खुशहाली को के चुप ऊपर आ करने के लिए जाएगी। बहुत अच्छा एक विपक्ष को चुप करने के लिए बहुत अच्छा बीजेपी की तरफ से दाम हो सकता है। समय कम है यशवर्धन जी, मैं चाहूंगा आपको 2 मिनट दूं जी और बाकी फिर सूरज सोनी जी भी अपनी बात 2 मिनट में रख लें क्योंकि समय कम है। जी मैं आप अपनी बात कुछ कहना चाह रहे हो, उसमें मैं सिर्फ एक प्रश्न जोड़ना चाहूंगा। आपको क्या अभी भी उम्मीद नजर आती है, या क्योंकि देखिए कांग्रेस का भी समय रहा है इसमें, तो उस वक्त को नकारा नहीं जा सकता। आपने कोशिशें बताई, कमला बेनीवाल जी वहां पर भी गई थी, लेकिन उन कोशिशों में अगर किसी हद तक कोई, क्योंकि ERCP और ये दूसरा, ये दोनों योजनाएं आपसी राजनीति की वजह से बहुत समय तक अटकी रही, तो काफी हद तक इसके डिले होने का कारण उन वक्त की सरकारों में तो कांग्रेस की सरकार को भी माना जाना चाहिए। 2 मिनट में आपसे चाहूंगा इस पर अपनी प्रतिक्रिया दें। उस वक्त देखिए कोलिशन गवर्नमेंट थी, अभी पूर्ण बहुमत की सरकार है। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि सूरज जी की बात को मैं आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ कि हम तो पूरी तरह स्वागत कर रहे हैं। हम तो ये चाह रहे हैं कि जनता को पानी मिले। हमारे तो पूर्व मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं कि मैं तो जाके मुख्यमंत्री जी को माला पहनाऊंगा जिस दिन पानी आएगा। तो इससे ज्यादा बड़ी तो कोई बात नहीं। तो हम तो पूरी तरह समर्थन में हैं। हमारे कोई किसी भी तरह का कोई विरोध नहीं है इस मामले में। हम तो केवल इस मामले में क्लैरिटी चाह रहे हैं कि भाई ये काम
वही जैसे फंडिंग कौन करेगा, एमओए में लिखा क्या गया है, ये सब चीजें हम पूछ रहे हैं। इसके अलावा कहीं कोई, अच्छा एक बात मैं इंपॉर्टेंट बताना चाह रहा हूं कि उस वक्त जो केंद्रीय मंत्री थे गजेंद्र सिंह जी, उनसे मेरे बहुत अच्छे संबंध भी हैं, छोटे भाई की तरह मानते हैं। उन्होंने मुझे बीइंग ए लिटिगेंट मुझे फोन करके बताया 2024 वाले एमओयू के वक्त कि यशवर्धन सिंह जी, हमने हरियाणा के 2-3 जिले इसमें साथ में जोड़ दिए हैं ताकि पूरी जो एट लेंथ जो पानी आए उसमें हरियाणा में कोई आंदोलन नहीं हो। और ये बहुत स्मार्ट स्ट्रेटेजी थी, तो हम तो स्वागत कर रहे हैं कि हमें तो किसी भी तरीके से पानी मिल जाए। तो उन्होंने कहा कि हरियाणा का जो विरोध नलीफाई करने के लिए उसके भी 2-3 जिले जोड़ दिए और उसको हरियाणा के हिस्से का ही पानी मिलेगा। राजस्थान को 1917 क्यूसेक ही मिलेगा जो 94 का एग्रीमेंट में है। तो हम तो उसको बात का स्वागत कर रहे हैं। हम तो केवल ये कह रहे हैं कि भाई आप इसको यानी सार्वजनिक करो। एमओए है, दो पन्नों का, 3 पन्नों का ज्यादा एमओए होगा, आप उसको सार्वजनिक कर दो तो कंफ्यूजन ही खत्म हो जाए। और हम फिर कह रहे हैं सूरज जी की बात को और श्याम सुंदर जी की कि हम तो पूरी तरह स्वागत में है। मैं तो पिछले 9 साल से यही काम कर रहा हूं, ठीक है। मुझे इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी। दो मिनट में मैं चाहूंगा सूरज जी आप भी अपनी बात रखें, साथ ही ये भी, क्योंकि ईआरसीपी को लेकर भी यही सवाल विपक्ष ने उठाया था कि जो एमओयू हुआ है उसमें क्या 13 जिलों को लेकर या पानी के बंटवारे को लेकर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में क्या चीजें रही हैं, वो सामने नहीं आ पाई थी। और वही सवाल एक बार फिर आपके सामने मुंह बाए खड़ा है। सूरज जी देखिए, ईआरसीपी की जो बात करें तो मैं आपको थोड़ा संक्षिप्त में बताना चाहूंगा कि मैं खुद ही रामगढ़ में जल लाने का जो आंदोलन था 2002 में उससे जुड़ा था और लगातार उसको वाच कर रहे थे। वो चलता रहा आंदोलन के बाद में जब वसुंधरा जी की मुख्यमंत्री बने तो एक डीपीआर बनी थी 1600 करोड़ रुपए की, जो काली सिंध का एक्सेस वाटर था उसको लेकर के आना था और वो इसरदा होते हुए और उसके दासपुरा से कालक के लिए जो है और 210 जो लिफ्ट कैनाल जो है बना करके मीटर की, और वो रामगढ़ में पानी लाना था। लेकिन आप ये देखिए जैसी सरकारें बदलती है, कुछ तो राजस्थान का देखो मैं दुर्भाग्य भी कहूंगा कि केंद्र में सरकारें अलग पार्टी की रहती है, राजस्थान में अलग पार्टी की रही है। लेकिन इस बार ये संयोग अच्छा है कि वहां पे भी एक पार्टी है और यहाँ भी वही पार्टी है, तो इसका फायदा राजस्थान को भी मिला निश्चित तौर पे। और जो ईस्टर्न केनाल का जो पूरा मामला है इसमें मध्य प्रदेश की जो नदियां हैं उनका भी जो एक्सेस वाटर था वो हम ले रहे हैं, साथ ही जो काली सिंध का पानी था जो बड़ी तबाही मचाता था तो वो भी हमारे पास में आ रहा है। और मैं समझता हूँ बजट जरूर बढ़ा है ये, और लगातार इसके बीच में जब आप देखिए पिछली बार तो जब गहलोत जी की सरकार थी, मैं कोई पॉलिटिकल बातें नहीं कर रहा हूँ लेकिन जो चीज आती है तो वो बोलना भी पड़ता है। तो आप ये देखिए पूरे 4 साल तक एक कदम नहीं बढ़ पाए और मेरे खुद के 150 आरटीए से निकला सकता है कोई भी आदमी, यशवर्धन जी बैठे हैं, 150 ज्ञापन और 150 बार जाकर के प्रतिनिधिमंडल के रूप में हम खुद मिले थे मुख्यमंत्री जी से। हालांकि वो नहीं मिल पाए इस बार, अधिकतर 2-3 बार ही हमको जो है वो मिलने का मौका मिला, लेकिन वो कुछ काम आगे बढ़ा ही नहीं। और ईआरसीपी के लिए केवल घोषणा कब की, जब चुनाव होने वाले थे, अधिसूचना लागू होने के 10 दिन पहले घोषणा कर दी, तो फिर वो उसको घोषणा पत्र में देने के साथ हमने घोषणा कर दी। तो ऐसे केवल घोषणा करना और उसको अमली जामा पहनाना, उसको जो है पेपर पे लेकर के आना और उसके लिए डीपीआर बनाना, उनमें बहुत अधिक फर्क है। तो अब की बार जो डीपीआर बनकर के काम स्टार्ट हुआ है, राम सेतु जो लिंक कैनाल बनकर के आ रही है, तो उससे न सिर्फ रामगढ़ में पानी आ रहा है बल्कि जयपुर की जो जल आपूर्ति थी वो भी निश्चित तौर पे जो है पूरी होगी और लोगों की जो संभावना है पानी आने की, जल आने की, वो मैं समझता हूँ कि कैनाल से भी बढ़ रही है। पूरा पूरी राजस्थान के न सिर्फ 13 जिले, आप 13 जिलों की बात कर रहे हो, 18 जिले से प्रभावित होंगे। जी बिल्कुल सूरज जी, देखिए अच्छी बात है, 1994 से लेकर अब तक सरकारें बदली भी हैं। सब सरकारों ने, हो सकता है किसी का काम सफल हुआ हो, किसी की कोशिशें सफल हुई, असफल हुई, आंशिक सफल हुई होंगी। और मैं तो ये उम्मीद करता हूं कि कल जो भी कार्यक्रम हो इसको लेकर अपने यमुना जल समझौते को लेकर अगर कोई सार्वजनिक कार्यक्रम होता है तो विपक्ष के उन लोगों को भी बुलाया जाना चाहिए, उस वक्त के नेताओं को बुलाया जाना चाहिए। कुछ कदम एक कदम उन्होंने भी बढ़ाया होगा। साथ मिलकर अगर हम गला तर करेंगे इस राजस्थान के प्रदेश का, तो मुझे लगता है राजनीति के तौर पर भी एक अच्छा संदेश जाएगा। खैर, इस बात का स्वागत विपक्ष भी कर रहा है। आखिरकार धरातल पर ये आई तो सही, क्योंकि ये सिर्फ गला तर करने की जरूरत नहीं है, ये उस क्षेत्र को विकास के रफ्तार में वापस तेजी पर लाने की है, क्योंकि वहां पर इससे उद्योगों का विकास होगा, लोगों का पलायन रुकेगा और वहां पर पानी की कमी की वजह से जो समस्याएं आ रही हैं उन समस्याओं का भी समाधान होगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि इसके बजट को लेकर जो भी सवालात हैं उनका जवाब भी जल्द ही प्रदेश को मिले, राजस्थान के ऊपर ज्यादा बोझ ना आए और जल्द से जल्द वहां के लोगों को इसके पानी का स्वाद चखने को मिले। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ खास खबर में जुड़ने के लिए। नमस्कार।